जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कोशिका यानी सेल के बारे में बता दिया हूँ। आज हम इन चैप्टर के बारे में जानेंगे, इन टॉपिकों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन टॉपिकों से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए कवर करते हैं इसको पूरा को। देखिए कोशिका विभाजन क्या है। कोशिका विभाजन जब एक कोशिका विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के नए कोशिकाओं को क्या करता है, निर्माण करता है, यानी बहुत सारे कोशिकाओं को निर्माण करता है, उसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे कि अगर हम शरीर की बात करें तो हमारी जो शरीर है और शरीर को अगर हम खंडन करें, विभाजित करें, तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो कोशिका होता है। और कोशिका जो है यह मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो मानव के जो निर्माण होते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं मिलकर ही क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। तो यहाँ पे कोशिका जो होती है, जब एक कोशिका विखंडित होकर विभाजित होकर दो कोशिकाओं या अधिक कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो उसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल को समझेंगे, आप लोग कच्चू आलू को देखे होंगे। जब कच्चू आलू को रोपा जाता है तो रोपने के समय में जो है कि उसमें जो है कि बीज होती है, और बीज में जो होता है जो सूर जो बेगा हुआ रहता है उसी को 4-5 अगर रहता है, 4-5 जो है कि हम लोग क्या करते हैं, अंकुरन को काट देते हैं, और काटने के बाद में क्या होता है, 5 जगह रोप देते हैं। सेम उसी प्रकार ये कोशिका जो होती है, अगर एक कोशिकाओं को अगर हम विभाजित करते हैं तो बहुत सारे कोशिकाओं का वो निर्माण करता है। अब मानव के जो शरीर का जो सबसे छोटी इकाई है और मानव का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, देखिएगा। अगर हम इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए होता क्या चीज, जब कोशिका एक सबसे छोटी इकाई है, कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। बहुत सारे ऊतक जो मिलता है वो क्या करता है, अंग का निर्माण करता है। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो जीव का निर्माण होता है, यानी मनुष्य का निर्माण होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जैसे ईंट की बहुत सारे मिलाने के बाद दीवार बनता है, दीवार के बाद रूम बनता है, रूम के बाद मकान बनता है, मकान के बाद एक बहुत ही महल यानी घर बन जाता है। सेम उसी प्रकार कोशिकाओं को मिलाने के बाद में आपका हमारा सबका शरीर जो है कि बना हुआ है, यानी सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। ये सबसे छोटी इकाई है, इसके बारे में मैंने बताया भी है। अब देखिए कोशिका, यहाँ पे देखेंगे कोशिका विभाजन आखिर क्यों जरूरी है। कोशिका विभाजन आखिर क्यों जरूरी है, कुछ तो जरूरी होगा। अगर मान लेते हैं कि आप खाना खाते थे, क्यों खाते हैं, आप अपने शरीर को क्या करने के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए। सेम उसी प्रकार आखिर कोशिका का विभाजन क्यों किया जाता है, देखिएगा। कोशिका का विभाजन दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहले वृद्धि और विकास के लिए किया जाता है, और दूसरा जो होता है वो प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है। वृद्धि यानी विकास, वृद्धि और विकास। अब वृद्धि और विकास यही कहा, अगर हम बचपन में बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिकाओं के विभाजन के कारण ही हम क्या है, बड़े हुए हैं, यानी छोटे से बड़े हुए हैं। तो इसमें वृद्धि चाहिए, विकास चाहिए, हमारे माइंड में विकास होती है, सारी चीजों में विकास होती है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारी इसमें भी क्या हो, जन्म के पहले यानी जन्म के पहले, जन्म के बाद भी होती है कि नहीं होती है, हम इसे विकास कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिका का क्या करते हैं जी, विभाजन करते हैं। ठीक है। तो कोशिका विभाजन के कारण ही वृद्धि और विकास होती है। उसके बाद प्रजनन यानी जन्म से पहले और जन्म के बाद भी विकास करने के लिए हमें प्रजनन की जरूरत पड़ती है, यानी कोशिका विभाजन की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले कोशिका विभाजन का जो है, कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाऊ ने देखा था। यानी कोशिका विभाजन को क्या किया था इन्होंने, सबसे पहले 1855 ईस्वी में बिरचाऊ ने देखा था। और इसके लैटिन भाषा में एक भाषा दिया था कि ओसिन सेलिला ई सेलिला, यानी इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाओं को मौजूद कोशिकाओं में, नए कोशिकाओं से मौजूद कोशिका से बनती है। यानी इसका अर्थ होता है क्या चीज, कि नई जो कोशिकाएं होती है वो मौजूद जो कोशिका होती है उसी से बनती है, यानी उसमें जो कोशिका रहती है उसी कोशिकाओं से जो नए कोशिकाएं बनने का काम करता है, यानी बनता है। जैसे मैंने आलू को बताया, अगर आलू को अगर नहीं रहता तो ये नए कोशिका, पुराना कोशिका है, तब न उससे नए कोशिका क्या हो, रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे नई कोशिकाओं पहले से ही मौजूद कोशिका से बनती है, यानी पहले जो उसमें मौजूद जो कोशिका रहती है उसी कोशिकाओं से नए कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। सबसे पहले जो लैटिन भाषा में इन्होंने बोला सिलिला, ई सिलिला का मतलब था, और इसी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये किसका शब्द है, तो ये किसका शब्द है, तो बिरचाऊ ने क्या किया था और देखा था, इसीलिए इसका शब्द है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं।
कोशिकाओं जो है कि वो क्या कर रहा है कि जो नए कोशिकाएं जो बनती है वो मृत कोशिकाओं से ही बनता है, यानी पहले से जो मौजूद रहती है हमारे शरीर में उसी से क्या होती है वो बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल को समझेंगे कि यहाँ पे एक पेरेंट सेल है, यानी इसी को मदर सेल कहा जाता है, और ये मदर जो सेल होते हैं और इसी मदर सेल से क्या होते हैं, तो इस मदर सेल से इसी मदर सेल को क्या करती है, जब विभाजित होती है तो विभाजित होने पर क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाती है, दो को कोशिकाएं जो है कि सेल बनता है, और दोनों सेल जो होता है इसी सेल को हम क्या कहते हैं, सतती कोशिका कहते हैं या डाउटर सेल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी, डाउटर सेल कहते हैं। यानी एक कोशिका मृत कोशिकाएं जो है कि कोशिकाएं जब दो भागों में विभाजित होती है तो विभाजित होने के बाद में इसी को जो प्राप्त होता है उसे हम सतती कोशिका या उत्तकी कोशिका कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम डाउटर सेल भी कहते हैं। तो ये एक कोशिका क्या हो रही है, इसमें पहले से मौजूद कोशिका, और ये मौजूद कोशिका क्या हो रही है, दो भागों में विभाजित हो रही है, दो भागों में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो जो विभाजित होता है उसी को हम डाउटर सेल कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं जी, डाउटर सेल कहते हैं, यानी उसे हम सतती कोशिकाएं भी कहते हैं। अब जो है कि कोशिका का विभाजन जो होता है वो जानते हैं। कोशिका विभाजन कितने भागों में है, देखिए कोशिका विभाजन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, दूसरा समसूत्री विभाजन, और तीसरा जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए पहला जो असूत्री विभाजन आखिर क्या होता है, यह प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है और यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होती है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल को समझिए कि इसमें क्या होता है कि अगर एक कोशिका है, अगर एक कोशिका का जो केंद्र, क्योंकि कोशिका का जो सबसे इंपोर्टेंट जो भाग होता है वो केंद्रक होता है, दिमाग होता है, तो केंद्रक जो होते हैं क्या चाहिए, लमड़ कर दो भागों में क्या होता है, टूटने लगते हैं। कितने भागों में टूटने लगते हैं जी, दो भागों में टूटने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, जीवाणु में, उसके नीलहरित शैवाल में, अमीबा में तथा प्रोटोजोआ में इस प्रकार से प्रक्रिया होता है कि एक कोशिका में से जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक लमड़ कर क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, और टूट कर क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, मतलब विभाजित होकर क्या होते हैं, वो अलग सेल बना लेते हैं, यानी अलग अलग भाग हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं इसके के जो केंद्रक है वो केंद्रक टूटकर और क्या हो रहा है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो उसका जो केंद्रक होता है वो क्या होती है, लमड़ने लगती है, लमड़ने के बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे अपना अलग एक रूप बना लेता है। इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, मैंने ये भी बताया कि केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, लंबा हो जाता है, फिर सीधा दो भागों में क्या होता है, वो विभाजित होकर अलग हो जाता है। प्रत्येक भाग में एक केंद्रक सतती केंद्रक पहुंचता है, यानी प्रत्येक भाग में क्या होता है, केंद्रक होते हैं, जो प्रत्येक भाग होते हैं यानी जो विभाजित होता है उस भाग में भी क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। अब है समसूत्री विभाजन। आखिर समसूत्री विभाजन क्या होता है, देखिए समसूत्री विभाजन से जानने से पहले आप ये चीज को जानिए कि एक कोशिका जो है वो कोशिका जो है टूटकर क्या होते हैं, जो अलग अलग क्या होते हैं, लमड़ता है, लमड़ने के बाद लंबा होता है, और लंबा होने के बाद में क्या होता है, ये दो भागों में विभाजित होता है। दो भागों में जो विभाजित होता है उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। देखिए समसूत्री विभाजन यह जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जो है कि इन्होंने देखा था। इसका खोज जो है वो वाल्टर फ्लेमिंग ने 1889 ईस्वी में किया था। उन्होंने 1882 ईस्वी में इसका स्पेशल प्रक्रिया के द्वारा इनका नाम दिया था, जिसको नाम आइटोसिस कहते हैं, और आइटोसिस का मतलब होता है आइटोसिस के मतलब होता है, आइटोसिस के जो मतलब होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, इन्होंने नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिकाएं में होता है, यानी कायिक कोशिकाएं में होता है। कायिक कोशिकाएं किसे कहते हैं, अगर मान लेते हैं कि घाव जो होता है उसको जो भरने का काम जो करता है उसी को हम कायिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे आपके अगर हाथों में, मुंह में, चेहरा में कहीं भी अगर घाव होता है तो उसको जो भरने का काम करता है आपके भर कर और उसको जो प्लेन कर देता है तो उसी को हम कायिक कोशिकाएं कहते हैं। यह समसूत्री जो विभाजन होते हैं इसके जो कार्य होते हैं वो कार्य क्या होता है, यह घाव को भरने का कार्य करता है, और ये कटे फटे जो होते हैं, कटे फटे को क्या करता है, अंगों को मरम्मत करता है। जैसे फॉर एग्जांपल को समझिएगा कि अगर आपके जो शरीर है, आप कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल खेलने के क्रम में अगर आपको कहीं चोट लग जाता है, वहां के 50 कोशिका, 60 कोशिका, 100 कोशिका अगर वहां पर क्या होता है वो मर जाता है, तो मृत हो जाता है, तो वहां के जो पूरा करने का जो 150, 150 जितनी भी कोशिका है उसके अगल वाले जो कोशिका होगी उसकी पूरा करके क्या होगी, आपको बराबर कर देगी, मानी वहां की कोशिकाएं जो कमी था उस कोशिकाओं का क्या करेगी, पूरा कर देगा, ठीक है। अगर आपके हाथ, पैर, मुंह, हाथ जो भी कट जाता है, कटने के बाद में क्या होता है, अगर आप एक प्लेन हो जाता है, एक लाइनिंग में आ जाता है, यानी ये जो ठीक कर देता है, प्लेन हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये किसका कार्य क्या होता है, समसूत्री विभाजन के कारण ही क्या होता है, आपका घाव जो होता है वो ठीक हो जाता है और प्लेन हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका जो होते हैं, मातृ कोशिका से
दो पुत्री कोशिकाओं यानी पुत्री कोशिका जिसे डॉटर सेल कहते हैं का निर्माण होता है। और प्रत्येक में कोशिकाएं जो होता है पुत्री जो डॉटर सेल होते हैं उसमें जो होता है गुणसूत्रों की मातृ कोशिकाएं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल को समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि ये आपके जो गुणसूत्र होते हैं, मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा, और 23 जोड़ा जो होता है यानी 46 पाया जाता है। 46 इधर भी रहेगा, 46 इधर भी रहेगा, यानी मातृ कोशिकाएं में भी और डॉटर सेल में भी और मदर सेल में भी, तो दोनों में उतना ही रहता है। अब रहने का रीजन क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति का अगर वो जन्म देगा तो कोई व्यक्ति को ही जन्म दे सकता है, यानी कहने का था मानव जो होता है वो मानव के ही जन्म दे सकता है। अगर गाय है तो गाय को ही जन्म दे सकता है, गाय अपने प्रजाति को जन्म दे सकता है। कभी भी आप सुने हैं कि मानव जो होता है वो बैल के जन्म दिया हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता होगा, वो अलग बात है, लेकिन वो जीवित भी नहीं रह पाता है। तो अगर मान लेते हैं कि इंसान जो है कि अगर उसके पास 2 हाथ है तो जो जन्म होगा उसके पास भी 2 ही हाथ होंगे। तो इसी क्रोमोसोम का काम जो होता है वो काम यानी गुणसूत्र के कारण ये होता है। और गुणसूत्र जो होता है वो क्या होते हैं, 46 होते हैं, यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 होते हैं, जोड़ा नहीं, 23 जोड़ा की बात करेंगे, ठीक है, 23 जोड़ा होता है, ठीक है, 23 जोड़ा। तो मानव में कितना होता है जी, 23 जोड़ा पाए जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि गाय का अगर बच्चा जन्म देता है तो गाय होगा, घोड़ा का होगा तो घोड़ा होगा, अगर बकरी का होगा तो बकरी होगा, यानी जिस रूप के जो व्यक्ति अपना जन्म जिस अगर जो चीज भी रहेगा वो अपना क्या करेगा, वो पूरा करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस गुणसूत्र के क्या होते हैं, काम होता है। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर उसके मम्मी पापा भूटा है यानी नाटा है तो उसका बेटा भी क्या होगा, बौला हो जाएगा, यानी वो भी छोटा हो जाएगा। अगर आपकी मम्मी पापा हाइट बड़ा है तो आपका भी क्या होगा, हाइट बड़ा होगा। आपका अगर काला है तो आपका भी क्या होगा, काला हो जाएगा। यानी उनके गुण क्या होते हैं, वो उनके गुणसूत्र उनके साथ रहता है। यानी अगर 4 हाथ है तो 4 हाथ होगा, 2 हाथ होगा तो 2 ही हाथ होगा, अगर 6 गो होगा तो 6 गो होगा। देखिएगा कभी कभी किसी व्यक्ति को उंगली में उसके पिताजी का अगर 6 उंगलियां तो उनके पुत्र को भी 6 उंगलियां हो जाता है, ठीक है। मन करो गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र को सब चीज याद रहता है। देखिए आपको याद नहीं है लेकिन ये गुणसूत्र को सब याद रहता है कि अगर मानव शरीर है और अगर बच्चे हैं तो उसके बच्चे के 2 ही हाथ बनाना है। तो अगर आपको याद नहीं है चलेगा, लेकिन ये गधावा को याद रहता है कि गुणसूत्र को याद रहता है कि नहीं 2 ही पैर बनाना है। तो यही याद करके रखता है सब चीज कि क्या क्या बनाना। अगर मानव शरीर के अगर अंदर 2 आंख होते हैं तो 2 आंख बनाएगा, हाथ 2 होता है तो हाथ 2 बनाएगा। कभी देखे हैं कि 4 गो हाथ किसी को बनाए हुए, कभी नहीं। तो ये गुणसूत्र का ही कारण होता है। अब आता है समसूत्री विभाजन के 2 अवस्थाओं में पूरा होता है, यानी ये जो समसूत्री विभाजन होती है इसे 2 अवस्थाओं में हम पूरा कर सकते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है जी, अंतरावस्था होता है जिसको इंटरफेस कहते हैं, और दूसरा जो सूत्री अवस्था होता है जिसको मिटोसिस फेस कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कोशिकाओं विभाजन की तैयारी करता है, और इसे तैयारी करने में जो होता है वो सबसे बड़ी अवस्था होती है, और इसमें 95% समय लग जाता है। देखिए किसी भी काम को करने के लिए अगर मान लेते हैं कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी जो फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएशन में या कोई भी चीज में पढ़ रहे हैं तो आप एक बैग वहां तक नहीं गए, यानी बहुत सारी समय लगा है। तो 95% जो समय लगा हुआ है आपको वो 10th तक लगा है, जो उसके 10th के बाद में आप उड़न खटोला हो गए होंगे, उड़ने लगे होंगे अपने आप से। तो 95% जो होता है इसमें क्या होता है, समय लगता है, यानी 95% समय इसी में लगता है सिर्फ कोशिकाओं को विभाजन की तैयारी होने में, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे सूत्रीय अवस्था। सूत्रीय अवस्था में जो पहले केंद्रक विभाजन होता है और दूसरा जो होता है बाद में जो होता है वो कोशिका का विभाजन होता है। यानी पहले जो होता है वो केंद्रक का विभाजन हो जाता है और बाद में जो होता है वो क्या होता है जी, कोशिका का विभाजन होता है। तो केंद्रक का जो विभाजन पहले जो होता है वो देखते हैं। देखिए केंद्रक का विभाजन, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसमें 5 चरणों में होता है। एक में होता है विराम अवस्था, दूसरा था प्रोफेज, और दूसरा था मध्य अवस्था, तीसरा एनोफेज, और तीसरा जो होता है वो टेलोफेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है कोशिका विभाजन, या कोशिका विभाजन जो होता है वो एक ही भाग में हो जाता है, यानी 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। यानी एक ही कोशिका क्या होता है, लंबा और क्या होता है, 2 भागों में क्या होता है, ये कोशिकाओं विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल भी कहते हैं। यानी ये डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। 2 केंद्रक उसमें भी पाए जाते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे कि विराम अवस्था क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेज क्या होता है। इन सारे टॉपिकों के बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, पूर्ण अवस्था। देखिए यह कोशिकाओं के वास्तविक विभाजन की शुरुआत माने शुरुआत होती है, यानी कोशिका के जो वास्तविक विभाजन होती है, यानी शुरुआत की जो विभाजन होती है, इसकी क्या होता है, सबसे जो शुरुआती भाग होता है वही होता है। यानी कोशिका के वास्तविक जो शुरुआती भाग होता है यहीं से शुरू होता है, यानी पूर्ण अवस्था से ही। इस अवस्था में
क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, इस अवस्था में अगर इस अवस्था में जब विभाजन होता है तो उस समय हम क्रोमोसोम को नहीं गिन सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे हम क्रोमोसोम को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, इस अवस्था में हम क्रोमोसोम को नहीं गिनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इसमें तरकाए दोनों ध्रुवों की ओर ले जाने लगते हैं। यानी यह क्या होता है, तरकाए जो होते हैं, ये जो देख रहे हैं ये तरकाए, ये दोनों ध्रुवों की ओर क्या होते हैं, जाने लगते हैं। यानी दोनों ध्रुवों आपस में क्या होता है, ध्रुव की तरफ क्या होता है, ये दोनों जाने लगते हैं। तो ये पूर्ण अवस्था में क्या होते हैं, ये कोशिका के वार्षिक विभाजन की शुरुआती दौर होती है। तो कहेगा कोशिका के शुरुआती विभाजन यानी कोशिका के वार्षिक विभाजन के शुरुआती दौर कौन सा कोशिका होती है, तो क्या बोलेंगे, पूर्व अवस्था होते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम क्या होता है, गिना नहीं जा सकता है। किस अवस्था में क्रोमोसोम को नहीं गिना जा सकता है, तो पूर्ण अवस्था में। उसके बाद यह तरकाय दोनों ध्रुवों की ओर ले जाता है। किस अवस्था में तरकाय को दोनों ध्रुवों की तरफ ले जाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, पूर्ण अवस्था के तरफ। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका विराम अवस्था जो है, देखिए यह अवस्था विभाजन के पूर्व की ओर अवस्था है और यह अत्यधिक क्रियाशील अवस्था होता है, यानी बहुत ही क्रियाशील अवस्था है। और यहाँ पर देखने के मिलेगा आपको, ये देखिएगा अपनी ओर आकर्षित करके क्या होता है, केंद्रक अपनी ओर क्या होता है, ध्रुव अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और ये क्या होता है, तरकाई इसके साथ आने लगती है। ठीक है, इस फिगर में आप समझ सकते हैं। अब आते हैं मध्य अवस्था। आखिर मध्य अवस्था क्या होता है, देखिए इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाती है। दूसरा क्या है, इसके विभाजन से 2 से 10 मिनट का समय लगता है। यानी इसके जो विभाजन होते हैं उसमें 2 से 10 मिनट के समय लगते हैं। यानी विभाजन जो होते हैं उसमें समय जो लगता है वो 2 से 10 मिनट के समय लगते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता है। यानी ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में हम क्रोमोसोम को आसानी से गिन सकते हैं। जैसे मध्य अवस्था में आप समझ सकते हैं कि मध्य अवस्था में क्या होता है। देखिए ये मध्य अवस्था है और मध्य अवस्था में क्या होता है, ये क्रोमोसोम को आप आसानी से गिन सकते हैं कि कितना क्रोमोसोम है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। और जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम को 1 2 3 4 5 6, इसमें हम क्रोमोसोम को गिन सकते हैं। लेकिन इधर क्रोमोसोम को हम नहीं गिन सकते क्योंकि वो अलग अलग रूपों में रहता है। यहाँ भी हम नहीं गिन सकते, यहाँ भी नहीं गिन सकते, लेकिन यहाँ पे हम गिन सकते हैं कि अलग अलग अवस्था में नहीं, एक साथ मिलकर क्या होगा, हम इसे आसानी से गिन सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण भी अवस्था होता है। यानी पढ़ने अध्ययन करने के, स्टडी करने के रूप में ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अवस्था है। इसमें तरकाय दोनों ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा तरकाय से क्या होते हैं, ध्रुवों पर तरकाय से क्या होता है, तर्क तंत्र निकल आते हैं। यानी इसके जो स्पाइनल जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, निकलकर सामने आ जाते हैं, यानी ये निकलने लगते हैं। ठीक है, पंच अवस्था क्या होता है, इस अवस्था में सबसे छोटी अवस्था होती है। यानी ये जो अवस्था होती है वो सबसे छोटी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, विभाजन 2 से 3 मिनट में ही क्या होता है, पूर्ण हो जाती है। तर्क तंतु को क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं और इस अवस्था में स्टेरोमेयर की क्या होते हैं, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। यानी ये जो होती है 2 भागों में विभाजित हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये अपने तंत्र केंद्र है, ये 2 भागों में अपना अपना अलग अलग क्या होता है, विभाजित हो जाती है। इसके विभाजन के लिए जो समय लगता है वो 2 से 3 मिनट का समय लगता है। इसे कितने समय की लगता है जी, 2 से 3 मिनट का समय लगता है। दोनों ध्रुवों की ओर क्या होता है, क्रोमोसोम अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यानी ये जो क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग अलग अपना भाग आता है। यानी इसमें तंतु क्रोमोसोम दोनों ध्रुवों की ओर क्या होते हैं, खींच लेते हैं। यानी अपना ये ध्रुव अपनी ओर आकर्षित करती है और ये ध्रुव अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी ये अपना ओर आकर्षित और ये अपना ओर, यानी ये अपना ओर आकर्षित, ये अपना और ये क्या करता है, ये आकर्षित करने लगता है अपने ध्रुवों की ओर। ठीक है, इस अवस्था में सेंट्रोमेयर को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है और देख रहे हैं कि ये 2 भाग, एक भाग हो गया और 2 भाग, ये दोनों भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जब किसी से देखिएगा जब झगड़ा होता है तो पूरा क्या होता है, एकदम दीवार भर में टांग दिया जाता है, मतलब दीवार क्या कहते हैं, घेर दिया जाता है दीवार से। यानी दोनों भाई क्या होते हैं, अलग हो गए। सेम उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ भी दोनों भाई क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी दोनों भाग अपना अपना डिवाइड हो जाता है, वो अपनी ओर और वो अपनी ओर। एक ओरी मामा का रख लेता है, एक ओरी मामी को रख पाते हैं। अन्यथावस्था देखिएगा, यह प्रोपोज की उल्टी अवस्था है। यानी यह क्या है, सबसे उल्टी अवस्था होती है। इसमें क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। यानी ये में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं जी, बहुत ही पतले हो जाते हैं। एक इसमें क्या होता है जी, बहुत ही पतले हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, ये क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत ही पतला हो जाता है। इसमें स्पाइडल फाइबर नष्ट हो जाती है। जो स्पाइडल जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें नष्ट हो जाते हैं और ये बहुत ही पतले, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो एकदम पतला हो जाते हैं। ठीक है, एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है और एक जो कोशिका होती है, इसी कोशिका के अंदर, जैसे एक कोशिका और एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, गुणसूत्र समूहों के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, निर्माण होता है। जो गुणसूत्र होते हैं, यानी गुणसूत्र के जैसे मान लेते हैं ये गुणसूत्र है, ठीक है, और ये गुणसूत्र के चारों तरफ क्या होते हैं,
ये गुणसूत्र के चारों तरफ जो है कि केंद्रक झिल्ली होती है और केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, निर्माण हो जाती है। तो ये जो गुणसूत्र देखिए इसके सामने चारों तरफ क्या होता है, केंद्रक झिल्ली के निर्माण हो जाता है। कोशिका विभाजन, आखिर कोशिका विभाजन देखिएगा, कोशिका विभाजन इस अवस्था में कोशिका का दंडों को दो भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक कोशिका से दो कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। यानी एक कोशिका से क्या होते हैं, एक ही कोशिका, दो केंद्रक अलग अलग है और दोनों केंद्र क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है और ये जो सबसे जो होता है ना अंतिम अवस्था होती है जहां पे हम अपनी क्या होते हैं, कोशिकाओं विभाजित होकर नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो ये सबसे अंतिम कोशिकाओं क्या होता है, भाग होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी हम जैसे बताएं कि अगर हमारे शरीर पर कोई चोट लगता है तो वहां की कोशिकाएं अगर मर जाते हैं, 10-20 कोशिकाएं मर जाती है, तो वहां को पूरा करने के लिए बगल वाले कोशिका क्या होता है, कोशिका विभाजन होकर क्या होती है, उसे भरपाई कर देता है। पौधे में क्रिएटिक की प्रक्रिया सेल प्लांट द्वारा होती है, यानी इसमें जो होता है वो सेल प्लांटों के द्वारा क्या होता है, इसमें प्रक्रियाएं होती है। अब आता है नोट, यहाँ पे समझेंगे कि समसूत्री विभाजन का महत्व जो होता है वो जीवों में वृद्धि और विकास होता है। इस विभाजन के द्वारा शरीर की क्या होता है, मरम्मत होती है तथा घाव को भरता है। अगर समसूत्री की बात करें तो समसूत्री के महत्व जो है हमारे जीवन में वो सबसे ज्यादा होता है, वो वृद्धि और विकास के लिए होती है। अगर आप वृद्धि की बात करें, जैसे अगर मान लेते हैं कि आप बहुत छोटे हैं और छोटे से बहुत बड़े बने हैं, तो आपके शरीर में जो विकास हुआ है, जो वृद्धि हुआ है आपके शरीर का, वो किसके कारण हुआ, तो समसूत्री विभाजन के कारण ही आपके शरीर का क्या हुआ है जी, तो विभाजन हुआ है, विकास हुआ है और वृद्धि हुआ है। तो इसमें जो जीव जितने भी होते हैं और जितने भी जीवों में अगर विकास और वृद्धि जो होती है वो समसूत्री विभाजन के महत्व के ही कारण होते हैं। और इसमें जो होता है, इसमें शरीर जो होते हैं यानी विभाजन के द्वारा शरीर की मरम्मत भी होती है। मरम्मत यानी जो कमी होता है उसको पूरा भी करता है और यह घावों को भी भरने का काम करता है समसूत्री विभाजन। अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन पर। हम देखिए 1905 ईस्वी में फर्मर तथा मूरो ने कोशिकाओं में एक अर्धसूत्री विभाजन को क्या किया था, मेरेसिस नाम दिया था, ठीक है, और इसी को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने किया था जी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो किया था वो ट्रांसबर्गर ने किया था, जो 1888 ईस्वी में किया था इन्होंने, ठीक है। इस विभाजन केवल जनन कोशिका में, यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है, यानी स्पर्म और जो अंडाशय होता है, जो शुक्राणु और अंडाशय, इन दोनों में ही पाए जाते हैं, जैसे महिलाओं और पुरुषों में होते हैं, ठीक है। इसमें पुत्री कोशिकाओं यानी डाउटर सेल में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्याओं से क्या होती है, आधी होती है। उसमें आप देखें कि बराबर होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, आधा आधा होता है। यानी अगर मान लेते हैं कि इसमें 46 है तो इसमें कितना हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 23 और इसमें हो जाएंगे कितना, 23। यानी इसमें आधा आधा गुणसूत्र क्या होते हैं इसमें, क्योंकि ये क्या है, मातृ सेल है और मातृ जो सेल होता है, मदर सेल जो होता है, मदर सेल में अगर 46 को होता है तो जो डाउटर जो सेल होते हैं, इस डाउटर सेल में क्या होते हैं जी, तो 23 हो जाते हैं, यानी आधा हो जाते हैं, ठीक है। इसमें विभाजन की प्रक्रिया 2 बार होती है। इसमें फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे फिगर में आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक 46 था, यहाँ पे 2 यानी हम काटेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, ये 4 भागों में यानी बढ़ जाता है, जो सेम हो जाता है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 हो गया। तो ये 4 भागों में क्या होता है जी, विभाजित हो जाता है। ये कितने भागों में विभाजित हो गया जी, तो 4 भागों में ये क्या हो गया जी, विभाजित हो गया। ये 4 भागों में क्या हो गया जी, विभाजित हो गया, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन भी 2 भाग है। देखिए अर्धसूत्री 1 और दूसरा जो होता है वो अर्धसूत्री 2 है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी विभाजन को जो है कि 2 भागों में बांटा गया है। इसका जो 4 है, सबसे पहले क्या है, प्रोफेस 1 और मेटाफेस 1 और एंटाफेस 1 और टेलीफेस 1 होता है। यानी 1 दिया गया है, सेम नाम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 दे दिया गया है। अर्धसूत्री में क्या होता है, समसूत्री कोशिका का विभाजन के समान ही होती है, जिसमें एक जनक कोशिकाओं का क्या होता है, 4 पुत्री कोशिकाओं का क्या होती है, निर्माण होती है। यानी वो जो आपको जस्ट बताए हैं, जैसे कि 46 जोड़ा होता है, जिसमें जो है कि 23 हो जाता है, इसमें 4 को क्या करता है, 23 और 23 का निर्माण करता है। तो 4 जो क्या होता है, 4 कोशिकाओं का ये निर्माण करता है, कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। अब हम जानते हैं ये जो होते हैं, ये आपको जो है कि 4 प्रकार होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा जो प्रोफेज जो होते हैं वो 5 अवस्थाओं में होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है लेप्टोटीस, और दूसरा जाइगोटीन और पैकोटीन, और तीसरा जो है चौथा जो होता है डिप्लोटीन, और 5वां जो होता है वो डाइकाइनोसिस होता है। अब इसमें जो लेप्टोटीन जो होता है वो इस अवस्था में जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं
वो गुणसूत्र उछलते हुए पतले भागों की तरह क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं और उन्हें क्रोमोसोमेटिक कहते हैं। कहने का अर्थ समझिएगा, जो पहले जो इसमें जो है ना, इसमें ये पतले अवस्थाओं में गुणसूत्र उलझे हुए पतले होते हैं। यानी अगर मान लेते हैं कि कोई मानव शरीर है, उनमें 46 जोड़ा होता है, तो 46 में 23 जो होते हैं इनके माता पिता का होता है। कोई बच्चा उनसे जन्म लेते हैं तो इन 46 में से क्या होता है, 23 इनके माता का और 23 जो होते हैं इनके पिताजी का होता है। तो ये क्या होगा, तब जाके क्या होगा, उनके पास भी 46 जोड़ा होता है। लेकिन इसमें जो होते हैं, तो यहाँ पे जो है ना, ये पतले आकृति के मान लेते हैं कि ये जो पतला है मान लेते हैं कि ये पिता का है, और ये जो मान लेते हैं कि इनके माता का है। तो इस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं वो उलझे हुए पतले भाग की तरह दिखाई पड़ते हैं, यानी बहुत ही पतला होता है, ठीक है, यह दिखाई देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्रोमियोमेटा भी कहते हैं, क्रोमियोमेटा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता है, लेप्रोटीन में होता है। देखिए अब हम जानेंगे कि जाइगोटिन क्या होता है। देखिए जाइगोटिन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे अलग अलग था और ये दोनों आपस में मिलकर क्या होगा, आप जोड़ा बना लिया। ये कहते हैं इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं, जिन्हें हम सिनोप्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो, ये दोनों आपस में जोड़ा बना लिया, यानी जो मेल का और जो फीमेल का, ये दोनों क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, आपस में मिलकर जोड़ा के रूप में हो जाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। अब ये जो होता है ना, अगर कोई पूछेगा कि अगर सिनेप्सिस जो होता है किस अवस्था में होता है, किसके कारण होता है, तो जाइगोटिन के कारण ही होता है। तो यहाँ पर जब देखे हैं कि यहाँ पे मेल का और फीमेल का अलग अलग था, लेकिन अब यहाँ पे मिलन हो गया, यानी एक साथ मिल गया, मिलने के बाद में क्या हो, एक जोड़ा के रूप में बना लेता है, ठीक है। अब पैकोटिन क्या होता है, तो देखिए यह जो होते हैं वो गुणसूत्र में छोटे और मोटे होते हैं और गुणसूत्रों के यूं की प्रक्रिया हो जाती है और असमजात जो श्रेणी के गुणसूत्र के मध्य जीन विनिमय होते हैं, इसी ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कहने का क्या हुआ, ये तो यहाँ पे मिल गया और मिलने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे अब माता के जो गुण होते हैं और जो पिता के गुण होते हैं, और इन दोनों को क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं। यानी दोनों के गुण क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, यानी दोनों के गुण अब मिलते हैं, तो आधा माता के मिलेंगे और आधा पिता के मिलेंगे। तो यहाँ पे इसी को हम क्रॉस ओविंग कहते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसमें जो होते हैं प्रत्येक समजात गुणसूत्रों को कैमेडेटिक अलग अलग क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, जिन्हें चतुर्थक कहते हैं। जिन विनिमय द्वारा जो होते हैं सजातीय गुणसूत्र में आनुवांशिक क्या होते हैं, सामग्री का विनिमय होता है, जिन्हें आनुवांशिक विविधता भी रहती है। यानी आनुवांशिकता विविधता होती है, इनमें जेनेटिक होती है। अगर मान लेते हैं कि अगर उनके पिता का जो गुण होंगे और उनके माता का गुण होंगे, क्या होगा, दोनों एक्सचेंज होंगे, और दोनों एक्सचेंज होंगे तो इसमें विविधता होंगे, यानी जेनेटिक होंगे। और जेनेटिक जो होते हैं वो क्या होंगे, यानी जेनेटिक होंगे, यानी वो विनिमय क्या होते हैं, यानी उससे आनुवांशिक क्या होता है, विविधता क्या होते हैं, आनुवांशिक विविधता क्या होती है, बढ़ती है। उसमें क्या होती है, आनुवांशिक विविधता बढ़ती है। चलिए तो अब जानते हैं कि डिप्लोटीन क्या होता है। देखिएगा यह समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं क्योंकि कोशिका का विभाजन होना है। क्रोमोसोम ओवर के कारण क्या होते हैं, संतान माता पिता के क्या होते हैं, कुछ भिन्न होते हैं, यानी जो माता पिता से उनके बच्चे जो होते हैं वो भिन्न होने लगते हैं। किसके कारण से, तो डिप्लोटीन के कारण से होने लगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं डिप्लोटीन, और यहाँ पे क्या होता है, ये कोशिकाएं जो है वो क्या होता है, समजात जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों से क्या होता है, ये अलग होने लगते हैं। इसी के कारण जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसमें जो माता पिता होते हैं और माता पिता के जो गुण होते हैं वो माता पिताओं को गुण से क्या होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो भिन्न होने लगते हैं। कभी कभी अपने गांव समाज में देखते होंगे कि मम्मी पापा जो होता है कि वो छोटे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं वो लंबा हो जाते हैं, यानी उनसे भिन्न हो जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, उनसे डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। जो होते हैं इसमें क्या होता है, देखिए समजात जो गुणसूत्र होते हैं उसमें अलग अलग हो जाते हैं, और केंद्रक तथा केंद्रिका क्या होते हैं उसमें गायब हो जाते हैं, और तंकु तंत्र के क्या होता है उसमें निर्माण हो जाते हैं। यानी इसमें केंद्रक गायब हो जाते हैं और ये क्या होता है, गुणसूत्र से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं जी, तंतु तंत्रिका क्या होता है, वो निर्माण करता है। और इसमें कोशिकाएं क्या होती है, इसमें कोशिका का केंद्रक जो होता है वो क्या हो जाता है जी, इसमें से गायब हो जाता है। तो इसे हम डाइकाइनोसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे जी, डाइकाइनेसिस बोलेंगे। अब आते हैं कि गुण समसूत्र विभाजन और समसूत्र विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। देखिएगा इसमें हम अंतर को, डिफरेंट को जानते हैं कि आखिर इसमें क्या डिफरेंट है। देखिएगा विभाजन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। इन दोनों को डिफरेंट को जानते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं जैसे घाव पर बताया है ना कि अगर हो जाता है तो उसको चिकनापन ला देता है, सेम जैसे है आपका वैसा हो जाता है, ये कायिक कोशिकाओं के ही द्वारा होता है। यह जो होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है, यह जनन कोशिका में होता है। इसमें विभाजन करने पर कम समय लगता है। जैसे आप लोग जाने हैं कि समसूत्री जो विभाजन उसमें बहुत कम समय लग रहा था, और इसमें जो हो रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन जो आप पढ़े हैं उसमें देखे होंगे कि इसमें अधिक समय लग रहा था, ठीक है।
यहाँ पे इसमें एक कोशिकाएं से होता है और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, और इसमें जो होती है एक कोशिकाओं से चार कोशिकाएं बनती है। ठीक है, ये आपको मैं बताया भी है। इनमें गुणसूत्र के आंशिक पदार्थ के आदान प्रदान होते हैं, और इसमें आंशिक पदार्थ के क्या होते हैं, आदान प्रदान इसमें नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं। सतित कोशिकाओं में जो होते हैं वो जनन कोशिकाओं के गुणसूत्र होने के कारण इसमें आंशिक विविधता नहीं होती है, और इसमें जो क्या होते हैं, इसमें संतित कोशिकाओं को यानी डॉटर सेल होने के कारण क्या होते हैं, विभिन्न गुणसूत्र होने के कारण इसमें आनुवांशिक विविधता क्या होती है, उसमें नहीं होती है और इसमें होती है। ठीक है, एनाफेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के 2019 के एग्जामिनेशन में। इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि गुणसूत्र को अलग कौन करता था, गुणसूत्र का अलग कौन करता है जी, तो एनाफेज, इसको हम क्या बोलते हैं, पंचावस्था कहते हैं, इसको हम एनाफेज इंग्लिश में कहते हैं। तो एनाफेज के माध्यम से ही ये बीपीएससी के 2019 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आप अगर इस सारे टॉपिक से कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से आपका कवर हो जाएंगे। तो आज मैंने कोशिका विभाजन के बारे में बताया है, और मैंने इससे पहले भी 3 क्लास का वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। बीपीएससी एग्जामिनेशन में जितनी भी टॉपिक इनसे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, और उस पर भी हमने वीडियो बनाऊंगा और उस पर पूरा कवर करके आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ से सारे क्वेश्चन आते हैं, और उसको पूरा कवर करेंगे जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन होते हैं उनसे। ठीक है, और अदर एग्जामिनेशन पर भी हम लोग क्या करेंगे, उस पर भी पीवाईक्यू के होते हैं, उन सारे चीजों पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, जिस पर आप लोग पूरा वहां से आप इसको पढ़ कर वहां से पूरी जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।